Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss through Hindu Marriage Act 1955. अब तक हमने सेक्शन 1 से लेकर 13B तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच किया वेल एंड गुड, नहीं तो आप पहले उन वीडियो को वॉच कर लीजिए बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 14 एंड 15। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेक्शन 14 की, जो बात करता है नो पिटीशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। इसका मीनिंग ये है कि आफ्टर मैरिज 1 साल के अंदर अंदर आप डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में नहीं लगा सकते। कोई भी कंपिटेंट कोर्ट आपकी पिटीशन है वो डिवोर्स की उसे एंटरटेन नहीं करेगी अगर आप 1 साल के अंदर अंदर लगाते हो पिटीशन डिवोर्स की। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 को गाइस यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोज फर्स्ट एंड सेकंड। इसके साथ एक प्रोविजन दी गई है। बात करते हैं क्लोज फर्स्ट की। गाइस इसमें ये बताया गया है कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट आपकी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगी जब तक आपकी मैरिज को 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो गया हो। इट इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, आपको 1 साल आपकी मैरिज को 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हो, उसे आप डिवोर्स ले सकते हो। अगर आप उससे पहले 1 साल से पहले लेते हो और डिवोर्स लेना चाहते हो एंड उसकी पिटीशन लगाते हो तो वो पिटीशन आपकी मे बी डिसमिस हो सकती है। यहाँ पर हम एक पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइल अ पिटीशन 1 ईयर हैज elapsed। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप पिटीशन लगाते हो डिवोर्स की आफ्टर मैरिज, दोनों पार्टीज को, हस्बैंड एंड वाइफ को लगता है कि एक दूसरे के साथ हम रहने के लिए कैपेबल नहीं है, या फिर हम एक दूसरे के साथ इन फ्यूचर लाइफ लिव लॉन्ग लाइफ नहीं कर सकते, जहाँ उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम मैरिज को तोड़ देते हैं, इसे खत्म कर देते हैं। तो वहां पर क्या है कि आपकी मैरिज को 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप डिवोर्स की डिक्री की पिटीशन कोर्ट में लगा सकते हैं। बात करते हैं क्लोज 2 की, जिसमें उसका टाइम पीरियड बताया गया है, उसका एक्सपायरी टाइम क्या है। तो गाइज इसमें भी बात की गई है कि आपका 1 ईयर का टाइम है। गाइज जो आपका 1 ईयर का टाइम है, जब भी आप डिवोर्स की पिटीशन लगाते हो तो आप लोगों को ये पता होगा कि उसमें आप मैरिज की फोटोग्राफ्स एंड इसके साथ आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है मैरिज का सर्टिफिकेट, एंड देन इसके साथ ही थर्ड चीज आप लगाते हो डॉक्यूमेंट के वे पर, जो आपका इनविटेशन कार्ड होता है मैरिज का कार्ड, वो भी साथ में अटैच होता है। बिकॉज जो मैरिज की फोटोग्राफ्स होती है वो प्रूफ होता है कि आपकी एक दूसरे के साथ मैरिज हुई है। जो कार्ड वगैरह होते हैं, जो सर्टिफिकेट होता है, वो भी एक एज ए प्रूफ होते हैं। एंड देन इससे ये पता चलता है कि आपकी मैरिज कब हुई थी। उस टाइम से, उस टाइम पीरियड से आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, वो काउंट किया जाता है कि आपके की मैरिज को 1 ईयर हो गया, एंड देन ही आपकी पिटीशन को इंटरटेन किया जाता है। इन केस सेकंड पॉइंट की बात करें, ड्यूरिंग दिस टाइम, जब आपका 1 साल होता है, इस टाइम के बीच में अगर आपको कोई चिल्ड्रन होता है तो उसके वेलफेयर के लिए भी कोर्ट सोचती है एंड उसके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, उसके फ्यूचर के को देखते हुए ही कोर्ट कोई भी डिसीजन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कोर्ट आपको टाइम देती है, तो गाइज हस्बैंड एंड वाइफ को जो टाइम देती है रिलेशन को लेकर, ये इसलिए देती है कि वो अपने रिलेशन को लेकर एक दूसरे के लिए रिकंसिलेशन मीन्स रीथिंक अपने रिलेशन को लेकर एक बार दोबारा से एक दूसरे के लिए सोच सके कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, दोबारा से अपनी लाइफ को लिविंग कर सकते हैं। ये इसका मोटिव है। गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शन 14 की इम्पोर्टेंस की, तो इसका अगर हम मोटिव देखें, ये एक आपको बाउंड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि हस्बैंड एंड वाइफ कम से कम जब उनकी मैरिज होती है
उनको 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए कम से कम 1 साल का, कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ, एक दूसरे को समझ पाएँ एंड एक दूसरे के साथ रह पाएँ, उन्हें एक दूसरे को टाइम दे पाएँ। देन ही मैरिज आगे कंटिन्यू कर सके। इसीलिए ये एक जो सेक्शन 14 है, ये आपको बाउंड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ। गाइस, इसके साथ ही जो हमारे सेक्शन 14 में प्रोविजन दी गई है, हम उसकी भी बात करें तो गाइस, प्रोविजन में ये बात की गई है, जो हमारी हाई कोर्ट्स होती हैं उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम। उन्होंने ये रूल्स बनाया है कि जब भी आप कोर्ट में पटिशन लगाते हो 1 साल से पहले, वो आपकी अलाउ नहीं हो सकती। आपकी जो पटिशन है वो तभी अलाउ होगी जब आपकी मैरिज को 1 साल कंप्लीट हो जाता है। आप 1 साल से पहले नहीं लगा सकते पटिशन। अगर लगाते हो तो मे भी हो सकता है कि कोर्ट आपकी पटिशन को इंटरटेन ही ना करे। दैट आर रीज़न। अगर हम बात करें, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आ जाए कि जिसमें कोई भी हस्बैंड या वाइफ पटिशन लगाता है, तो क्या उसमें ऐसा हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स की डिक्री पास हो जाए अंडर द 1 ईयर। तो मे बी गाइस, ये एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें जब भी कोई भी पटिशन लगती है कोर्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पटिशन को देखा जाता है। कोई भी कोर्ट एकदम से डिसीजन नहीं लेती। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पटिशन को देखते हैं कि पटिशनर ने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें लिखी हैं, ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिसके बेस पर पटिशनर ने 1 ही साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर डिवोर्स की पटिशन लगाई है, अपनी मैरिज को टर्मिनेट करने की पटिशन लगाई है। तो इसीलिए वो देखते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड के बेस पर पटिशनर ने पटिशन लगाई है। एंड ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि रिस्पोंडेंट के ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं, क्या वो सही हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक्चुअली में वो दोनों पार्टीज में इतनी हार्डशिप हुई है रिलेशन को लेकर, इतनी हार्डशिप उन दोनों ने फेस की है, पटिशनर ने या फिर रिस्पोंडेंट ने, तो उन्होंने एक दूसरे से, उन्हें जो भी ऑब्जेक्शन है या फिर जो भी एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर वो दोनों पार्टी से लगाते हैं, अगर कोर्ट उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाती है कि अब अगर हम इन दोनों को इससे ज़्यादा भी एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं या इन्हें टाइम देते हैं, तो मे भी हो सकता है वो एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो सके, या फिर ये हो सकता है कि एक दूसरे को, जो दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ, इंजरीज कर सके। इसलिए क्या होता है कि कोर्ट उन एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पर कोर्ट आपको अंडर 1 ईयर की डिग्री, 1 ईयर के अंडर आपकी डिवोर्स की डिग्री पास करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, कि अगर आपका जो एक्सपायरी टाइम है 1 ईयर, वो कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले अगर आप मैरिज को डिसोल्यूशन करवाना चाहते हो एंड उसकी पटिशन लगाते हो कोर्ट में डिवोर्स की, तो वो पटिशन क्या है, आपकी डिसमिस हो जाएगी। बिकॉज इट इज़ मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, आप 1 ईयर के अंडर अपनी डिवोर्स की पटिशन नहीं लगा सकते। गाइज, ये भी एक रेमेडी है, एक बाउंड करता है हस्बैंड एंड वाइफ को कि आप ऐसे ऐसे रह सकते हैं। बिकॉज जो लॉ है ये हमारे लिए ही है, ये पब्लिक के लिए है, ये सोसाइटी के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है। कि ये इसलिए होता है कि सोसाइटी में ईजिली जो भी पर्सन है, ईच एंड एवरी पर्सन अपनी लाइफ को ईजिली रह सके, अपनी लाइफ को लिविंग लॉन्ग कर सके, ईजिली अच्छे से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सके। इसलिए जो लॉ है वो बनाए जाते हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें रेमेडीज दी गई हैं, जो भी कपल्स हैं उनके लिए रेमेडीज दी गई हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये सेक्शन इजीली कंप्लीट हो गया हो, अंडरस्टैंड हो गया हो, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15, जो बात करता है कि डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, जिसका मीन्स है कि जो डिवोर्स्ड पर्सन है, जिसका डिवोर्स हो गया है, क्या वो सेकंड मैरिज कर सकता है, जब वो दोबारा मैरिज अगेन कर सकता है।
तो गाइज इसका आंसर है यस, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन के पास राइट बनता है, उसका फंडामेंटल राइट है, वो अपनी जो उसकी लाइफ है वो अपने हिसाब से उसे जी सकता है। तो गाइज अगर हम इसकी बात करें सेक्शन 15 की, इसमें ये बताया गया है कि जब आपकी डिवोर्स की डिक्री पास हो जाती है उसके बाद आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के पास टाइम पीरियड होता है कि आप अपील कर सकते हो। अगर अपील का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी अपील नहीं कर सकती, फिर जो डिवोर्स है वो एज ए वैलिड कंसीडर किया जाता है। वैलिड तो पहले भी होता है, ये नहीं कि वैलिड पहले नहीं होता। हम यहाँ पर आपको चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। गाइस ये देखिए, ये है हस्बैंड एंड ये है वाइफ। यहाँ पर क्या हुआ था कि हस्बैंड ने जब पटिशन लगाई थी, मान लीजिए इसने 1 जैन 2022 को लगाई थी, इसका मान लीजिए कि इसका डिवोर्स हो गया अंडर 6 मंथ, बट जो इसका टाइम पीरियड है, एक्सपायरी टाइम, वो 118 डेज का है जो काउंट किया जाएगा इस डेट से जब आपने जो पटिशन है वो कोर्ट में लगाई थी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड होगी हो। अगर उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है ये कंप्लीट हो जाने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास ये राइट नहीं होता कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी अपील करे। जब ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते, देन उनका जो स्टेटस है वो सिंगल हो जाता है। तो उन दोनों के पास फ्री कंसेंट है, राइट है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लिविंग करने का। तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ चाहें तो वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं किसी के भी साथ, एनी पर्सन के साथ। दोनों के पास ये राइट बनता है कि वो अपनी मैरिज को अगेन सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज आप इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, हम आपके लिए और वीडियो बनाते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको फ्री में, आप जहाँ पर भी बैठे हो, आपको फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करवाना। अगर आपका लॉ के रिलेटेड कोई और टॉपिक भी है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उस पर भी आपके लिए वीडियो बन जाए।